नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और लगातार चुनावी गपशप के बीच आज हमारी महफिल फिर से जमी है। मेरे साथ आलोक तिवारी जी मौजूद हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकार। तमाम विषयों पे बात करेंगे चूंकि उपचुनाव का ट्रेंड चल रहा है छत्तीसगढ़ में और 2018 के बाद से जो लगातार जो कार्यकाल चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार का, इस कार्यकाल का 5वां उपचुनाव है। लगातार उपचुनाव है और सन 2000 से लेकर अब तक 2022 तक ये शायद 18वां उपचुनाव है। तो आप ये मान लो कि हर दूसरे साल में, हर एक साल में एक उपचुनाव ट्रेंड है छत्तीसगढ़ में। तो उपचुनाव में क्या कुछ है, कई बड़े नेता हारे जीते, कई उठा पटक हुए, तो सब पर बात करेंगे, विस्तृत रूप से बात करेंगे क्योंकि उपचुनाव में बड़े बड़े लोग अपना किस्मत आजमा चुके हैं। तो शुरुआत है चूंकि भानु प्रतापपुर से करेंगे, चूंकि अभी चुनाव है, 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। सारे नेता भानु प्रताप की ओर कुछ कर चुके हैं। कल नामांकन का दिन था, 42-45 लोग शायद नामांकन 45 लोग नामांकन दाखिल किए हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ चुकी है। तो कई बड़े दिग्गज मैदान पर होंगे। तो शुरुआत करते हैं, 18 उपचुनाव डिस्कस करेंगे कुछ बड़े नामों पे। आलोक जी, पहले तो बताइए कि 18 उपचुनाव हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में, 18 होने जा रहा है 22 साल के छत्तीसगढ़ में। ये उसमें से कोई बड़े नाम क्या कुछ है इसमें? छत्तीसगढ़ की राजनीति में उपचुनाव का अपना अलग महत्व है। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में एक चुनाव हुआ था 1988 में, जब पंजाब के राज्यपाल अर्जुन सिंह जी को अचानक से मध्य प्रदेश का रातों रात मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने आदेश दिया कि अर्जुन सिंह जी आप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। तो उनके लिए जब सीट चुनी गई तो पूरे मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिले की खरसिया की सीट का चुनाव किया गया। लक्ष्मी नारायण पटेल जी वहाँ से कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, उनको इस्तीफा दिलाया गया, वहाँ से उपचुनाव हुआ। उस चुनाव में लखीराम अग्रवाल जी भाजपा के पितृपुरुष थे छत्तीसगढ़ के, स्थापित करने वालों में से, और उनने लखीराम अग्रवाल जी ने दिलीप सुजदेव की लॉन्चिंग बड़े जोर शोर से की। अचानक से जुदेव जी को मैदान में उतारा गया और उस समय के लोग बताते हैं कि 15 दिन अर्जुन सिंह जी को खरसिया में रहना पड़ा और रातों रात सड़कें बना दी गई, खरसिया का दृश्य बदल गया। इतना बड़ा नाम चुनाव लड़ रहे, तो मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे थे। दिलीप सुजदेव जैसा कद्दावर नेता वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुकाबला बड़ा रोचक, एकदम दिलचस्प हुआ। और रिजल्ट आया तो बेहद कम मार्जिन, लगभग 3-4 हजार वोटों से अर्जुन सिंह चुनाव जीत पाए थे। चुनाव जीतने के बाद अर्जुन सिंह वापस भोपाल चले गए और अपना विजय जुलूस भी नहीं निकाल पाए थे। दिलीप सुजदेव जी का वहाँ हारने के बाद भी जीतने का जुलूस निकला, आज भी यादगार है। रमेश नैयर जी वो हार कर भी, वरिष्ठ पत्रकार थे रमेश नैयर जी, उन्होंने उस समय लिखा भी था कि हार कर भी जीत गए दिलीप सुजदेव। इतना तगड़ा मुकाबला हुआ था, पानी पिला दिए थे 3000 वोट, कोई बड़ा वो ऐतिहासिक मुकाबला था। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस चुनाव का इसलिए भी महत्व है कि नंदेली से उस समय सरपंच हुआ करते थे नंद कुमार पटेल जी। उन्होंने अर्जुन सिंह जी के 10 बूथों का चुनाव उन्होंने संचालन किया नंदेली क्षेत्र के। वहीं से जो लीड आई थी वही जीत का कारण बनी थी और बाद में नंद कुमार पटेल वहाँ लगातार विधायक रहे। नक्सली घटना में उनका देहावसान हुआ था। उसके बाद अभी उनके बेटे उमेश पटेल वहाँ से खरसिया से विधायक हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। उस सीट, मतलब वो जो चुनाव था उसके बाद से जो बता रहे हैं कि वहाँ पे कांग्रेस को हिला पाना मुश्किल है, आज तक हारी नहीं, आज तक नहीं हारी, लेकिन खरसिया की चर्चा हमेशा रही है। अभी वो लास्ट टाइम ओपी चौधरी IAS थे, कल रायपुर कलेक्टर थे, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था, चर्चा में आई थी। लेकिन कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा, मतलब वो सबसे चर्चित उपचुनाव रहा होगा, सबसे देश में चर्चित कि राजीव गांधी अचानक से निर्णय लेते हैं और वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं अर्जुन सिंह जी, और ये चुनाव ऐतिहासिक था। इसके बाद 2001 में अपना छत्तीसगढ़ का बहुत महत्व रहा है। 2001 और 2003 दोनों में छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री बने, 2001 में अजीत जोगी बनकर आए तो विधायक नहीं थे। सब लोग सोचते थे कि कांग्रेस को बना के भेजा गया था। नहीं, IAS नहीं, राज्यसभा थे, है ना। और जब अजीत जोगी आया तो उस समय ऐसा लगता था कि इनके साथ विधायक नहीं है, कौन इस्तीफा देगा, कैसे विधायक बनेंगे, 6 महीने में हट जाएंगे, कई तरह के कयास लगाए जाते थे। लेकिन अजीत जोगी थे। उन्होंने ऐसा गेम प्लान सेट किया कि भाजपा के विधायक मारवाही से रामदयाल विखे, उन्होंने रिजाइन किया और कांग्रेस में शामिल हुए। अजीत जोगी उनके जगह चुनाव लड़े और ऐतिहासिक 51,000 और केवल नामांकन भरने अजीत जोगी गए, बीजेपी के आदमी को हटा के, बीजेपी के विधायक को रिजाइन करा करके
खुद वहां से चुनाव लड़के 51,000 वोटों सबसे बड़ी सेटिंग और सबसे बड़ा वो रहा होगा, मतलब अमीर बड़ा उलटफेर। भाजपा का प्रत्याशी थे, तो उनको हरा करके उन्होंने विधानसभा की सदस्यता हुई और आगे हुआ मुख्यमंत्री कार्यकाल। फिर आगे जब विधायकों की बारी आई तो 12 विधायक भाजपा के और तोड़ करके अजीत जोगी लगभग 60-62 की संख्या में बड़ा उलटफेर हुआ था, बड़ा उलटफेर हुआ था इसी चुनाव के बाद में। उसके बाद 2003 में उपचुनाव हुआ जब रमन सिंह, भाजपा को यहाँ बहुमत मिला और रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, तो रमन सिंह भी विधायक नहीं थे, सांसद थे। उनको केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, उनको यहाँ छत्तीसगढ़ का दायित्व सौंपा गया था और नहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे, वो मंत्री के बाद अध्यक्ष थे। और उन्होंने प्रदीप गांधी डोंगरगांव से विधायक बने थे भाजपा के, उन्होंने प्रदीप गांधी से रिजाइन करा के वहां से चुनाव लड़ा, उपचुनाव। गीता देवी सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी, वो भी बहुत टाइट मुकाबला हुआ था। लगभग 10 गीता देवी सिंह नामांकन भरने, ऐसा बोलते हैं गीता देवी सिंह प्रचार में अपने तबियत की वजह से नहीं जा पाई थी, तो भी वो मुकाबला हुआ और लगभग 10,000 का फैसला हुआ। बूथों के हिसाब से गीता देवी सिंह सबसे ज्यादा बूथ जीती थी, लेकिन टोटल में रिजल्ट रमन सिंह के पक्ष में आया था। जितने जंगल पट्टी है डोंगरगांव में, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे गीता देवी सिंह को लोगों ने पसंद कुछ बूथ पे ज्यादा वोट मिल गए होंगे रमन सिंह को। टोटल में डॉक्टर रमन सिंह चुनाव जीते थे। इतना टाइट मुकाबला था कि रमन सिंह दोबारा वहाँ लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। वापस राजनांदगांव सीट को उनको रिजर्व समझा था, सेफ समझा। तो ये 2 उपचुनाव हुए थे, दोनों मुख्यमंत्री के लिए हुआ था। उसके बाद वो ट्रेंड चलता रहा, बड़े नाम, मतलब नहीं, छत्तीसगढ़ में ट्रेंड सत्ता के पक्ष में रहा है। उपचुनाव का जो रिजल्ट आता है सत्ता, लोग मानते भी कि सत्ता को, लेकिन 2 चुनाव ऐसे हुए हैं जो ट्रेंड के विपरीत जाके हुए हैं। एक अपने दुर्ग जिले का वैशाली जहाँ बैठे हम, नई विधानसभा बनी थी, ये सन था मेरा ख्याल 2008 की बात होगी, 2008 का था। सरोज पांडे जी विधायक बनी थी पहली बार, और उसी में ताराचंद साहू जी का स्वाभिमान मंच बड़े अपने चरम पे था जी। और जब सांसद बन गए तो उनको यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा था, वैशाली नगर सांसद के लिए विधानसभा से इस्तीफा देके दुर्ग लोकसभा से मेंबर हो गई थी वो। तो यहाँ चुनाव हुए थे, यहाँ जागेश्वर साहू भाजपा से प्रत्याशी हुए। भजन सिंह निरंकारी जी जो साडा के पूर्व चेयरमैन थे, वो कांग्रेस के प्रत्याशी बने और कांग्रेस ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। और स्वाभिमान मंच से रीति देश लहरा प्रत्याशी नहीं, 12-13 हजार उनको भी मिला था। शायद 2009 की बात है, 8 में पहले सरोज पांडे विधायक बनी। हाँ, 2009 की बात है ये जी। और ये चुनाव भजन सिंह निरंकारी जी के पक्ष में गया था। 1200-1300 का फैसला था, बहुत टाइट। स्टेट में बीजेपी की सरकार थी और ये फैसला आया। वो मिथक टूटा था कहीं कि जो लोग बोलते हैं कि बाई इलेक्शन जो होते हैं सत्ता सरकार चुनाव जीत जाती है, लेकिन उस समय विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम कर गई थी दुर्ग जिले में और कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ स्थापित हुई। और दूसरा हुआ था कोटा का चुनाव, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी के निधन के बाद वो चुनाव हुआ था। वहाँ अजीत जोगी जी की पत्नी जो है रेणु जोगी, वो सरकारी नौकरी छोड़ करके उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और 25,000 से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती थी बीजेपी की सरकार के रहते हुए। उस चुनाव में पीडीएस जो अभी आप सुनते हैं कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो एक बड़ा इशू अजीत जोगी ने खड़ा किया और सरकार के खिलाफ लोगों ने मतदान किया। उसकी वजह से पीडीएस पे सरकार को विचार करना पड़ा और एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर रमन सिंह ने पूरे पीडीएस की व्यवस्था को दुरुस्त किया और देश में मॉडल के तौर पे पेश किया उन्होंने। फिर बाद में 2000 नान घोटाला फिर आ गया, वो नान घोटाला बहुत बात का विषय है। मतलब ये मान सकते हैं कि बाई इलेक्शन में चेहरे इंपॉर्टेंट नहीं होते, चेहरे महत्वपूर्ण नहीं होते, इश्यूज बड़े होते हैं, कुछ एक में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जनमानस की इच्छा शक्ति को टटोला जाता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। बाकी लोगों की मानसिकता भी रहती है कि यार अब विपक्ष के आदमी को क्यों जिताएं, सत्ता पक्ष के आदमी जिता के कुछ फायदा क्षेत्र के लिए करा ले। विकास का सोच रहता है कि विकास अगर सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो डेवलपमेंट होगा, बस ये एक फंडा रहता है। लेकिन सत्ता के खिलाफ भी मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ एक ऐसी विधानसभा रही है जहाँ 2 बार उपचुनाव हुए हैं। एक उपचुनाव जब हुआ जब प्रदीप गांधी लोकसभा निर्वाचित हो गए और लोकसभा में प्रश्न पूछने के एवज में उन्होंने रिश्वत लेते हुए वीडियो में दिखाया गया। तो उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हुई
और राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने देवव्रत सिंह को उम्मीदवार बनाया और देवव्रत सिंह वो चुनाव जीत गए तो खैरागढ़ सीट खाली हो गई। की सीट खाली हुई। खैरागढ़ का वो चुनाव भी ऐतिहासिक इस महीने में था। कोमल जंगेल पहला चुनाव था। कोमल जंगेल को एक किसान उम्मीदवार के तौर पे भाजपा ने पेश किया। हल और महल के बीच की लड़ाई हुई और कोमल जंगेल वो चुनाव जीते। उस चुनाव से जातिवाद का भी बीजारोपण खैरागढ़ में हुआ। लोधी समाज को मौका मिलना चाहिए जी। तो ये समीकरण भी बना था। मतलब ये मान सकते हैं कि खैरागढ़ पहली सीट है जहाँ पे दो बार चुनाव है। और अभी हाल में जो हुआ यशोदा वर्मा जिसमें निर्वाचित हुई जी। तो देवव्रत के निधन के बाद वो उपचुनाव हुआ था अभी हाल वाला। तो छत्तीसगढ़ का बहुत ऐतिहासिक। लेकिन ये पहला कार्यकाल होगा विधानसभा का 2018 के बाद से पांचवा उपचुनाव। इससे पहले जो है ना 13 से 18 में हुआ होगा। 4 चुनाव हुए, एक अभी हो रहा है। चारों चुनाव सत्ता पक्ष के। बस्तर का चित्रकूट सीट जहाँ पे दीपक बैज सांसद विधायक थे जो सांसद बने। मरवाही जहाँ पे जोगी जी के निधन के बाद। मरवाही का चुनाव भी वहाँ जोगी परिवार को ही अलग कर दिया गया। उसके बाद चुनाव और मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, अंतागढ़ का उपचुनाव हुआ था। वो काफी फेमस चुनाव है। वो पूरे देश में सियासत भी गरमाई और काफी उठापटक भी हुई। उस कांग्रेस का उम्मीदवार ही विड्रॉ कर गए थे। मंगतूराम पवार कांग्रेस के प्रत्याशी थे जी। और सीडी कांड बोलते हैं, सीडी कांड हुआ। अजीत जोगी का नाम, अजीत जोगी के परिवार का नाम आया, अमित जोगी का नाम आया। और कुल मिलाकर अंतागढ़ उपचुनाव जो है अजीत जोगी के कांग्रेस से रुखसत होने का कारण बना। छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा महत्वपूर्ण था वो चुनाव। सियासत में टर्निंग पॉइंट आया वहां से। और अजीत जोगी कांग्रेस से अलग हुए, जोगी कांग्रेस का निर्माण किया और विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। 14% करीब पिछले 2018 के 6-7 सीट आ गई थी उनकी। 5 सीट जीते, 5 सीट आ गई थी। तो मंतूराम पवार वाला जो उपचुनाव है, मतलब उपचुनाव का अपना महत्व अंतागढ़ उपचुनाव रहा है। उपचुनाव लिखेंगे गूगल पे तो अंतागढ़ पहले दिखता है। काफी ट्रेंडिंग विषय था ना वो। ट्रेंडिंग विषय था। उसके बाद दंतेवाड़ा की भीमा मंडावी सीट पे एक चुनाव हुआ जहाँ पे उनका निधन हुआ। भीमा मंडावी नक्सली घटना में भीमा मंडावी जी के। और खैरागढ़ में देवव्रत सिंह के निधन के बाद और अभी भानु प्रतापपुर में मनोज मंडावी के निधन के बाद एक सीट और है जहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। अब वो सीट विलोपित हो गई है, माल खरौद की सीट। हाँ, लोग ये समझते हैं कि किसी के सदस्य के निधन के बाद उपचुनाव होते हैं या फिर सीट छोड़ी जाती है। माल खरौद में हुआ था। वहाँ जो भाजपा प्रत्याशी थे निर्मल सिन्हा, वो चुनाव हार गए थे और हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की। गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। हाँ, गड़बड़ी, चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा करके। तो माल खरौद अभी तानाखार सीट हो गई है जी। और माल खरौद के जो तात्कालिक विधायक थे लाल साग खुटे, उनकी सदस्यता समाप्त हुई। उसके बाद उपचुनाव हुआ वहाँ और उपचुनाव में बृजमोहन अग्रवाल संचालक बने। और ये सीट माल खरौद की निर्मल सिन्हा भाजपा प्रत्याशी के तौर पे जीत के आए उपचुनाव में। इसके बाद जो उस समय जो चुनाव हुआ था, बृजमोहन अग्रवाल उसके बाद भटगांव के संचालक बने, फिर संजारी बालोद फेमस हो गए। तो बृजमोहन अग्रवाल जो है बाई इलेक्शन के लिए एक्सपर्ट मास्टरमाइंड माने जाने लगे थे। लोग बोलते हैं कि बृजमोहन अगर चुनाव कमान संभाल ले तो चुनाव बीजेपी नहीं हारती। आधा चुनाव निकल गया, आधा चुनाव निकल के ये मानसिकता बन जाती है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव था। खैर संजारी बालोद वाला भी इंपॉर्टेंट था उसमें से। अंतागढ़ में तो स्थिति ये थी कि सारे प्रत्याशी लगभग वापस लिए थे। एक कैंडिडेट लड़े थे, रूपधर पुड़ू, सीपीआई के प्रत्याशी थे जो मैदान में थे। और भोजराम नाग करके वहां से चुनाव विधायक भी रहे जी। वो इम्पोर्टेंट और चर्चित चुनाव में से एक चुनाव मेरे ध्यान में और काफी स्टडी करके आए आज आलोक भैया। पूरी तैयारी के साथ बैठे, क्योंकि आपको जब बताना जरूरी है क्योंकि भानु प्रतापपुर का चुनाव बाई इलेक्शन चल रहा है। तो लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब तक जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें क्या कुछ हुआ और कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम हारे जीते। तो वो कई बड़े नाम है, कई चर्चित चुनाव भी हैं जो बाई इलेक्शन के दौरान रहे। और कुछ आपकी स्टडी से निकल कर सामने आ रहा हो? स्टडी से एक चीज और आई थी जी कि सरकार उपचुनाव जो है सरकार लड़ती है और जो विपक्ष में रहते हैं उनका दल लड़ता है। तो बड़ा फर्क आ जाता है। और जैसे हंडी का एक चावल अपन उठा के देखते हैं कि चावल पका है कि नहीं पका है, ये स्थिति भी देखने को आती कि। और दूसरा जो अभी भानु प्रतापपुर का जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव जो हो रहा है, मनोज मंडावी जी के निधन के बाद तो हो रहा है। मनोज मंडावी जी विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, इसके पहले भी वहाँ विधायक बनते रहे, छात्र राजनीति से भानु प्रतापपुर से आगे बढ़े रहे। और अभी आदिवासी समाज में आरक्षण को लेकर के एक बड़ा विषय। तो कांग्रेस को दिक्कत है क्या वहाँ पे?
नहीं, दिक्कत नहीं। उनकी पत्नी को रिजाइन, शिक्षक कर्मी थी, शिक्षक थी, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर थी। हाँ, उनको रिजाइन करके चुनाव लड़ाया जा रहा है जी। तो आदिवासी समाज का रुख क्या होगा, ये वहाँ बहुत तो वहाँ पे काफी हंगामा भी हुआ। आदिवासी समाज के लोग बोल रहे थे कि 35 आदिवासी प्रत्याशी चुनाव मैदान में, आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी वहाँ। तो कांग्रेस के लिए थोड़ी दिक्कत है बस आरक्षण वाले मुद्दे पे, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं है, सरकार है। अब भूपेश बघेल जैसे तेज तर्रार। एक सवाल कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई अपोजिशन इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोलता है कि हम 50,000 वोट से जीत जाएंगे, हम 40,000 वोट से जीत जाएंगे। उनको तो आकलन पता रहता होगा कि बाई इलेक्शन है, सत्ता पक्ष जीत जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अपन खैरागढ़ को देखें, खैरागढ़ का जो उपचुनाव हुआ था, अगर खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा नहीं होती, सरकार वहाँ पूरी ताकत नहीं झोंकती, तो 2018 में जो कोमल जंगेल को मत मिला है उससे ज्यादा वोट अभी कोमल जंगेल को मिला है। जबकि वहाँ राज परिवार कांग्रेस के साथ आ गया था आखिरी क्षण में, है ना। पूरी सरकार वहाँ लड़ रही थी और तमाम तरीके की घोषणा हुई, मतलब तहसील बनाना, जिला बनाना, है ना। जिला बड़े अनाउंसमेंट हुए, तब कहीं जाके 20-21 हजार तक कांग्रेस आई है, रुका है। ठीक है। तो उपचुनाव को लेकर तमाम विषयों पर हमारी बात हुई। कुछ अच्छे कहानी किससे भी आपको पता चले होंगे कि कुछ बाई इलेक्शन ऐसे थे जो वाकई में चौंकाते थे। उसमें से आप वैशाली नगर की सीट हो, चाहे वो अर्जुन सिंह की सीट खरसिया सीट हो, चाहे वो कोटा की सीट हो, चाहे मरवाही की सीट हो, कई चर्चित चेहरे हैं जिस पे बात ही हुई। और आगे हम आपको लगातार देते रहेंगे अपडेट्स। भानु प्रतापपुर हम रवाना होने वाले हैं बहुत जल्द, तो बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास कोई रोचक किस्से हैं, रोचक कहानी है, वो हमें बता दीजिए। धन्यवाद।